हवाई अड्डे के पार्किंग लॉट में धूल भागती चमचमाती फरारी कारें, सड़क के किनारे लावारिस खड़ी लैम्बोर्गिनी गाड़ियां, जिनकी चाबियां आज भी अंदर ही छूटी हुई हैं। आज आप और मैं इसी खौफनाक सच की पड़ताल करेंगे। वो शोरूम जो महज 2 साल पहले तक आधा अरब डॉलर यानी करीब 50 करोड़ डॉलर की विदेशी और लग्जरी गाड़ियों का कारोबार करते थे, वे आज पूरी तरह वीरान पड़े हैं। पूरे दुबई में करीब 25,000 लग्जरी गाड़ियां ऐसे ही लावारिस छोड़ दी गई हैं, यानी लगभग 3.5 अरब पाउंड की संपत्ति जिसे लेने अब कोई कभी वापस नहीं आने वाला। सिर्फ एक तिमाही के भीतर नई सुपरकार की बिक्री में पूरे 92% की भारी गिरावट आई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कर्ज के दम पर खड़ी की गई तरक्की की इमारत अब ढहने की कगार पर आ चुकी है। दुबई के इस चकाचौंध के पीछे छिपा सच वाकई बेहद डरावना है। साल 2024 आते आते इस शहर की सड़कें दौलत के एक चलते फिरते नुमाइश घर में बदल चुकी थीं, जहां एक सही गाड़ी का होना उतना ही जरूरी माना जाता था जितना कि किसी रईस इलाके का पता होना। इंस्टाग्राम फीड्स सोने की पन्नी में लिपटी उन लैम्बोर्गिनी गाड़ियों की तस्वीरों से पटे पड़े थे, जो आलीशान होटलों के बाहर खड़ी रहती थीं, या फिर उन चुनिंदा फरारी कारों की झलकियां थीं जो तार के पेड़ के आकार वाले कृत्रिम द्वीपों पर दौड़ती दिखती थीं। दुबई सुपरकार और एक्सपैट वाइफ जैसे हैशटैग दुनिया भर में ट्रेंड कर रहे थे, जहां हर नई पोस्ट गाड़ियों के दिखावे की इस अंधी दौड़ को और हवा दे रही थी। लोगों के लिए गाड़ी खरीदना उसे चलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अमीर दिखाने का एक जरिया मात्र था। मरीना या जुमेरा बीच पर जुटने वाली भीड़ में हर कोई बस अपनी हैसियत साबित करने की कोशिश में लगा हुआ था। केवल साल 2023 में ही दुबई में लगभग 2,60,000 नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन दर्ज किया गया था, जिसने महामारी से पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फरारी, लैम्बोर्गिनी, पोर्श और रोल्स रॉयस जैसी महंगी सुपरकार ब्रांड्स की इतनी ज्यादा मांग थी कि लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता था और शोरूम ग्राहकों की कतारें संभालने में नाकाम साबित हो रहे थे। कुछ आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में लग्जरी कार बाजार की कीमत 44 करोड़ डॉलर से भी अधिक आंकी गई थी, जबकि पूरे संयुक्त अरब अमीरात को जोड़ लें तो यह आंकड़ा 4 अरब डॉलर से भी ऊपर निकल जाता था। दुबई दुनिया भर के उन शीर्ष 5 शहरों में शामिल हो गया था जहां सुपर कारों की सबसे ज्यादा घनी आबादी थी, और इस बात का इस्तेमाल वहां के बिल्डर्स और डीलर शान और शौकत बेचने के लिए धड़ल्ले से करते थे। सोशल मीडिया ने इस दिखावे को सिर्फ बढ़ावा ही नहीं दिया, बल्कि इसमें आग में घी डालने का काम किया। इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दुर्लभ गाड़ियां और उनके महंगे बदलाव रातों रात वायरल होने का साधन बन गए। कारों की ये मुलाकातें हर हफ्ते का एक नियम बन चुकी थीं, जिसमें यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के प्रवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वे इन बैठकों का इस्तेमाल अपना रसूख बढ़ाने, विदेशों से आयातित नई गाड़ियों का दिखावा करने और दुबई के तेजी से बदलते रसूख वाले समाज में अपना पैर जमाने के लिए करते थे। क्षेत्र के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ड्यूबी कार्स ने साल 2024 तक हर महीने 25 लाख सर्च दर्ज किए, जो इस बात का सबूत था कि लोग गाड़ियों के नए स्टेटस सिंबल के पीछे कितने पागल थे। प्रवासियों को आसानी से मिलने वाले 100% के लोन ने इस पागलपन को जिंदा रखा। बैंक और फाइनेंस कंपनियां ग्राहकों को बिना किसी डाउन पेमेंट के गाड़ियां देने की होड़ में लगी थीं, जहां एक आलीशान मकान की कीमत वाली गाड़ियों के कर्ज को चुकाने की अवधि 5 से 7 साल तक बढ़ा दी जाती थी। टैक्स फ्री तनख्वाह और बेहद आसान शर्तों पर मिलने वाले कर्ज की वजह से मध्यम स्तर के नौकरी पेशा लोग भी सुपरकार के मालिक बनने का सपना पूरा कर रहे थे, जिससे असली हैसियत और दिखावे के बीच की लकीर पूरी तरह मिटती जा रही थी। अहमद, जो इस शहर के सबसे व्यस्त शोरूमों में से एक चलाते थे, उन्होंने अपनी गाड़ियों के स्टॉक को रिकॉर्ड रफ्तार से बिकते देखा। अक्सर तो नया शिपमेंट पहुंचने से पहले ही खरीदार फोन कर बुकिंग कर लेते थे। मांग, लोकप्रियता और सामाजिक असर के मामले में साल 2024 में दुबई का ये पूरा ढांचा सिर्फ फल फूल नहीं रहा था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा था। अहमद के कांच की दीवारों वाले आलीशान शोरूम के अंदर हर एक कोना इस शहर की गाड़ियों के प्रति दीवानेपन की गवाही देता था। साल 2024 की शुरुआत में दुबई का लग्जरी कार बाजार 44 करोड़ डॉलर का हो चुका था, जिसने इस पूरे क्षेत्र में अपनी बादशाहत कायम कर ली थी और खुद को दुनिया के शीर्ष सुपरकार केंद्रों में स्थापित कर लिया था।
अकेले फरारी, लेम्बोर्गिनी और पोर्श जैसी गाड़ियां ही इस शोरूम के कुल मूल्य का 70% हिस्सा थीं, जो दिखाता है कि सारा पैसा कुछ गिने चुने ब्रांड्स में ही सिमट कर रह गया था। चमचमाती गाड़ियों की लंबी कतारें, जिनकी कीमत लंदन के किसी आलीशान पेंटहाउस के बराबर थी, बहुत तेजी से बिक रही थीं। खरीदार बैंकों से मंजूर लोन के कागजात हाथ में लेकर आते थे और कस्टम क्लियरेंस मिलने से पहले ही गाड़ियों पर कब्जा जमाने की कोशिश में रहते थे। बाजार के विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था कि साल 2030 तक इसमें 3.46% की सालाना दर से बढ़ोतरी होगी और महज 6 सालों में ये बाजार $54 करोड़ तक पहुंच जाएगा। यहां डीलर हमेशा कमी और सीमित स्टॉक की भाषा बोलते थे ताकि मांग बनी रहे। हर एक गाड़ी, हर एक खास एडिशन और मनपसंद तरीके से तैयार की गई कार पहले से ही बुक हो जाती थी। अहमद के दफ्तर में रखे समझौतों और लोन के दस्तावेजों के ढेर इस बात की तस्दीक करते थे कि ये बाजार कितनी तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। अनोखी और आलीशान चीजों के लिए शहर की भूख कभी न मिटने वाली लग रही थी, जहां मध्यम वर्ग के लोग भी आसान कर्ज के भरोसे इस रईसी में शामिल हो रहे थे। आप और मैं अगर इस पूरे मंजर को करीब से देखें तो ये एक ऐसे गुब्बारे की तरह था जो फटने की कगार पर था। दुबई के आलीशान शोरूम संयुक्त अरब अमीरात के हाई एंड गाड़ियों के कारोबार का एक बहुत बड़ा हिस्सा संभालते थे। यहाँ के डीलर दुनिया के किसी भी अन्य कोने की तुलना में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक फरारी और लेम्बोर्गिनी कारें बेच रहे थे। ऊपर से देखने पर यह पूरा ताना बाना बिल्कुल सुरक्षित और अटूट लग रहा था, जिसे बढ़ती मांग, मजबूत फाइनेंसिंग और रुतबा दिखाने की ललक का सहारा था। अहमद का अपना काम कामयाबी का एक बेजोड़ उदाहरण बन चुका था, जहां रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो रही थी और उनका स्टाफ लगातार विदेशी खरीदारों के फोन अटेंड कर रहा था। अगली गाड़ियों की बुकिंग के लिए लंबी कतारें लगी थीं। हर हाथ में लाने और हर गाड़ी की डिलीवरी में वो बढ़ा हुआ आत्मविश्वास साफ महसूस किया जा सकता था। ऐसे माहौल में खाली पड़े शोरूमों या सड़कों पर लावारिस छोड़ी गई करोड़ों की गाड़ियों की कल्पना करना भी असंभव था। वे विशाल आंकड़े, वो बेहिसाब ऊर्जा और इन गाड़ियों में फंसी अरबों रुपए की पूंजी ने इस गिरावट को लगभग अकल्पनीय बना दिया था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब आप ऊंचाई के सबसे आखिरी छोर पर पहुंच जाते हैं तो वहां से नीचे गिरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जिन आंकड़ों का इस्तेमाल कभी दुबई की तरक्की को मापने के लिए किया जाता था, आज वे ही इसके विनाश का सबूत बन चुके हैं। साल 2026 की पहली तिमाही में नई लग्जरी कारों की बिक्री में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 92% की भारी गिरावट आई। जिस उद्योग की जान ही वेटिंग लिस्ट और गाड़ियों की कमी पर टिकी थी, उसके लिए यह पतन केवल एक मामूली झटका नहीं, बल्कि सीधे खाई में गिरने जैसा है। वे डीलरशिप जो कभी रिकॉर्ड मुनाफे के दावे करती थीं, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है और उनके शीशों पर सिर्फ खाली मैदान दिख रहे हैं। पुलिस के जब्त रिकॉर्ड और ड्रोन फुटेज इस बात का पर्दाफाश करते हैं कि संकट कितना गहरा और व्यवस्थागत है। दुबई और शारजाह के यार्डों में 25,000 से अधिक लग्जरी गाड़ियां, जिनमें फरारी, लेम्बोर्गिनी, पोर्श और मैक्लारेन शामिल हैं, लावारिस धूल खा रही हैं। इनकी कुल कीमत लगभग 3.5 अरब पाउंड आंकी गई है। रेत से सनी इन दुर्लभ कारों की कतारें सैकड़ों मीटर तक फैली हैं, जिनमें से कई में तो चाबियां भी अंदर ही लगी हुई हैं। ये कोई यांत्रिक विफलता या मालिकों की लापरवाही का नतीजा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट है जिसे अफवाह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। आंकड़े डराने वाले हैं। दुबई में पंजीकृत हर 10 में से एक सुपरकार आज पुलिस यार्ड या हवाई अड्डे की पार्किंग में सड़ रही है। पुरानी कारों का बाजार पूरी तरह तबाह हो चुका है और इनकी कीमत में 65% तक की गिरावट आई है। सर्विस सेंटर और स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करने वाले लोग, जो कभी काम के बोझ तले दबे रहते थे, आज उनकी कमाई में 70% तक की भारी गिरावट आई है। अहमद ने अपनी आंखों के सामने अपने शोरूम की गाड़ियों को गायब होते देखा है। वे इस अचानक आई मंदी को महामारी से भी बदतर और हमारी कल्पना से भी ज्यादा भयावह बताते हैं। आज दुबई शहर गायब हो चुकी अमीरी के मलबे से पटा पड़ा है। हर एक लावारिस छोड़ी गई गाड़ी बैंक और कर्जदार, मालिक और प्रवासी कर्मचारी तथा शहर और उसके झूठे सपनों के बीच टूटे हुए समझौतों की कहानी बयां करती है। ये मंदी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है और ना ही कुछ बदकिस्मत लोगों की मुसीबत है। ये एक हकीकत है जिसे साफ देखा और मापा जा सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि ये आर्थिक ढांचा दबाव में है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या ये उस बिंदु को पार कर चुका है जहां से वापसी नामुमकिन है।
अहमद जब शारजा के इस पुलिस जब्ती यार्ड के किनारे खड़े होते हैं तो हवा में लीक हो रहे इंजन ऑयल की तीखी गंध साफ महसूस होती है। रेत में आधे धसे टायरों वाली फरारी और बेंटले गाड़ियों के नीचे गंदे पानी के रंग बिरंगे तालाब बन गए हैं और महीनों की कड़ी धूप और लापरवाही की वजह से इनका शानदार पेंट अब बिल्कुल फीका पड़ चुका है। वहां पसरा सन्नाटा बेहद भारी और डरावना है। न तो कोई इंजन स्टार्ट होने की आवाज है और ना ही मैकेनिक्स या खरीदारों की बातचीत। बस दूर सड़क से आती गाड़ियों की घरघराहट और ऊपर आसमान में मंडराते पुलिस ड्रोन की धीमी सी आवाज गूंजती है। यहां खड़ी हर एक गाड़ी उस दौलत का स्मारक है जो अब हवा हो चुकी है। कुछ गाड़ियों के शीशों पर अब भी शोरूम के स्टिकर चिपके हैं, जबकि कुछ पर शौकिया तौर पर चढ़ाई गई पन्नी और वीआईपी नंबर प्लेटों के धुंधले निशान आज भी बाकी हैं। पोर्श और टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कारों की जंग लगी लिथियम आयन बैटरियों से। खतरनाक रसायन कंक्रीट के फर्श पर रिस रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने इन इलाकों को खतरे की पीली टेप से घेर दिया है। आग लगने की कई छोटी घटनाओं के बाद बुलाए गए पर्यावरण निरीक्षकों का कहना है कि गाड़ियों से बहने वाले तेजाब इंजन ऑयल, कूलेंट और ब्रेक ऑयल ड्रेनेज सिस्टम में मिल चुके हैं। इस गंभीर खतरे को देखते हुए पूरे शहर में धातु रिसाइकलिंग अभियान शुरू करने की शुरुआती बातचीत चल रही है। अगर ये योजना लागू होती है तो हजारों लग्जरी गाड़ियों के चेसिस को काटकर अलग किया जाएगा और उन्हें कबाड़ में बदल दिया जाएगा, जहां उनकी कीमत उनके ब्रांड या इंजन की ताकत से नहीं बल्कि लोहे, एल्यूमिनियम और तांबे के वजन से आंकी जाएगी। दुबई हवाई अड्डे की पार्किंग में भी ठीक ऐसा ही भयावह नजारा देखने को मिल रहा है। सैकड़ों कीमती गाड़ियां वहां कतारों में खड़ी हैं, जिनमें से कई की चाबियां आज भी गाड़ी में ही लगी हुई हैं, जो ये साबित करती हैं कि उनके मालिक किस कदर दहशत और हड़बड़ी में शहर छोड़कर भागे थे। डैशबोर्ड पर धूल जम रही है, बैटरियां दम तोड़ चुकी हैं और महंगी गाड़ियों के टायर अपनी ही भारी गाड़ी के वजन से पिचक गए हैं। सुरक्षाकर्मी इन करोड़ों की गाड़ियों के पास से ऐसे गुजरते हैं जैसे वे कोई लावारिस बैग हों। जो गाड़ियां कभी अमीर होने की पहचान हुआ करती थीं, वे आज शहर के लिए एक बड़ी मुसीबत और पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं। दिखावे के लिए मशहूर ये शहर आज इतिहास के मलबे को समेटने में जुटा है। आप और मेरे लिए ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये लावारिस कारें सिर्फ व्यक्तिगत बर्बादी का दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक ऐसे खोखले सिस्टम की गवाही हैं जो दबाव पड़ने पर भारी कचरा पैदा करता है। आज आप और मैं मिलकर एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो चमक दमक के पीछे छिपे भयानक सच को सामने लाती है। लीला की कहानी की शुरुआत बैंक से आए एक फोन कॉल से होती है। साल 2022 में उसने बिना किसी डाउन पेमेंट के सुनहरे वादे के झांसे में आकर 1,10,000 पाउंड का लोन लिया और एक शानदार पोर्श कैयन कार खरीदी। दुबई जैसे शहर में यह बिल्कुल आम बात थी, जहां सुपर कार का मालिक होना केवल उधार के पैसों का एक खोखला खेल था। बैंक और वित्तीय संस्थान 80,000 पाउंड से लेकर 1.5 लाख पाउंड तक की गाड़ियों के लिए 100% तक का लोन आसानी से बांट रहे थे। सालों तक लोगों की सुरक्षित नौकरियों ने इन किश्तों को सामान्य बना दिया था। लेकिन साल 2026 के वसंत तक आते आते स्थितियां पूरी तरह से बदल गईं। लीला की कंपनी ने अचानक छटनी कर दी, उसका वीजा रिन्यू नहीं हुआ और दुबई के सख्त कर्ज कानूनों का शिकंजा उस पर पूरी तरह कसने लगा। संयुक्त अरब अमीरात के सख्त नियमों के तहत लोन के बकाया रहते किसी गाड़ी को बेचना एक गंभीर आपराधिक अपराध माना जाता है। किश्त ना चुकाने पर आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है, यात्रा पर प्रतिबंध लग सकता है और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। लीला के सामने एक बहुत ही कठिन रास्ता था। या तो वो वहीं रुककर जेल जाने का खतरा मोल लेती या फिर अपनी चमचमाती कार सहित सब कुछ वहीं छोड़कर भाग खड़ी होती। दुबई के एक सबसे बड़े बैंक में बतौर रिस्क एनालिस्ट काम करने वाले उमर इस तबाही को बेहद करीब से देख रहे हैं। मार्च साल 2026 का उनका बही खाता लाल स्याही से रंगा हुआ है। इस वित्तीय मंदी में आलीशान गाड़ियों पर दिए गए लोन पूरी तरह डूब चुके हैं और लोन डिफॉल्ट का अनुपात महज 6 महीनों के भीतर ही 2% से बढ़कर सीधे 28% पर पहुंच चुका है। बैंक के ऊपर मंडराता हुआ यह खतरा सचमुच बेहद डरावना है। यदि आप और मैं गहराई से देखें तो पूरे बैंकिंग क्षेत्र में लावारिस छोड़ी गई सुपरकारों के कारण डूबा हुआ कर्ज अब 2 अरब पाउंड से भी ऊपर निकल चुका है। जब्त की गई गाड़ियां पुलिस के यार्डों और नीलामी घरों में कबाड़ की तरह सड़ रही हैं। लेकिन इन नीलामियों से भी बैंकों को कोई राहत नहीं मिल रही है।
पुरानी कारों की कीमत में 65% तक की भारी गिरावट आ चुकी है, जिससे बैंक अपने दिए गए कर्ज का एक बहुत छोटा हिस्सा ही वापस वसूल पा रहे हैं। वहां लावारिस खड़ी हर एक फेरारी या बेंटले सीधे बैंकों की वित्तीय सेहत पर गहरी चोट पहुंचा रही है। इस लावारिस छोड़ी गई कार के पीछे किसी इंसान की बर्बादी की दास्तान छिपी है, लेकिन ये आंकड़े पूरे सिस्टम के ध्वस्त होने की गवाही दे रहे हैं। जिस आसान लोन ने कभी दुबई के ऑटोमोबाइल बाजार को आसमान पर पहुंचाया था, आज वही एक जानलेवा जाल बन चुका है। लीला जैसे मालिक अपनी गाड़ियां ना तो बेच पा रहे हैं और ना ही वापस कर पा रहे हैं, इसलिए वे देश छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। ऋणदाताओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए सख्त कानूनी नियम अब इस बर्बादी के सिलसिले को और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। जो सिलसिला कभी समाज में अपनी झूठी शान दिखाने की अंधी दौड़ से शुरू हुआ था, आज वो कर्जदारों और उन्हें कर्ज देने वाले पूरे सिस्टम दोनों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। लग्जरी कारों के बाजार का इस तरह से अचानक ढह जाना केवल वीरान पड़े शोरूम की कहानी नहीं है, बल्कि ये कर्ज के दम पर खड़ी उस पूरी व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करता है। 28 फरवरी साल 2026 का वो दिन हमेशा याद रखा जाएगा जब दुबई की कभी न खत्म होने वाली ताकत का भ्रम पूरी तरह से टूट गया था। उस दिन अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर किए गए लगभग 900 समन्वित हवाई हमलों ने पूरे मध्य पूर्व में एक ऐसी आग भड़का दी जिसने पूरी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। केवल कुछ ही घंटों के भीतर वैश्विक तेल व्यापार की जीवन रेखा माना जाने वाला होर्मुज जल डमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया। दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों में तहलका मच गया और कच्चे तेल की कीमतें कुछ ही दिनों में 150% तक बढ़ गईं। कभी अपनी बेहिसाब दौलत के दम पर सुरक्षित रहने वाला दुबई अचानक इस वैश्विक संकट के सामने पूरी तरह लाचार खड़ा था। क्षेत्रीय अर्थशास्त्री डॉक्टर सामी अल खलील ने इस तबाही के असर को बेहद करीब से आंका है। बढ़ते युद्ध के खतरे से डरी हुई बीमा कंपनियों ने रातों रात महंगी गाड़ियों का बीमा करने से अपने हाथ खींच लिए। लग्जरी कारों के बीमा प्रीमियम 3 गुना तक बढ़ गए, जिससे आम मालिकों के लिए बीमा कराना नामुमकिन हो गया। बीमा छिन जाने और भारी खर्च के बोझ से दबे लगभग 40% सुपरकार मालिकों ने जेल जाने या आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह होने से बेहतर अपनी गाड़ियां लावारिस छोड़ना समझा। आइए हम और आप मिलकर इस मंजर की कल्पना करें, जहां हवाई अड्डे के दीर्घकालिक पार्किंग स्थल धूल से ढकी आलीशान गाड़ियों से भर गए और पुलिस के यार्ड लावारिस छोड़ी गई फेरारी और लैम्बोर्गिनी से पटे पड़े थे। इस घबराहट की पहली लहर से घबराए कार डीलरों ने अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों के भीतर इस सेक्टर से 18,000 नौकरियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। लगभग आधे कर्मचारियों को नौकरी से बेदखल कर दिया गया और सर्विस सेंटर, जो कभी महंगी मरम्मत और मॉडिफिकेशन से गुलजार रहते थे, उनकी कमाई में 70% की भारी गिरावट दर्ज की गई। जब्त की गई और लावारिस छोड़ी गई गाड़ियों से पटे इस पुराने कार बाजार में कभी सबकी पहली पसंद मानी जाने वाली कारों की कीमतें 65% तक गिर गईं। ये पूरी तरह से एक आर्थिक आपदा थी जिसने इस पूरे चमक दमक वाले उद्योग को घुटनों पर ला खड़ा किया। जो गाड़ियां कभी किसी अमीर की बेहिसाब दौलत और रुतबे की पहचान हुआ करती थीं, वे अब बाजार में महीनों तक खरीदारों का इंतजार कर रही हैं और उनकी बिक्री का समय बढ़कर 120 दिनों से भी ज्यादा हो चुका है। डॉक्टर खलील का इस पूरे संकट पर आकलन बेहद सीधा और कड़वा है। वे बताते हैं कि लग्जरी कारों का यह संकट कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी आर्थिक तबाही का जीता जागता सबूत है। सिर्फ एक दिन के सैन्य संघर्ष ने दुबई के कर्ज पर टिके इस पूरे आर्थिक ढांचे के खोखलेपन को सबके सामने लाकर रख दिया है। शारजाह के पुलिस यार्डों में अब एक आधिकारिक चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया है, जिस पर लिखा है, पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा। लावारिस सुपरकारों के ढेरों के नीचे से इंजन ऑयल और कूलेंट रिसकर जमीन में समा रहा है, जबकि पोर्श और टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कारों की जंग लगी बैटरियों से जहरीली रासायनिक आग लगने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वहां काम करने वाले अहमद बताते हैं कि यार्ड की हवा इतनी भारी और धातु जैसी गंध वाली हो चुकी है, जैसे कि कोई सीधे जहरीला धुआं सांस के रास्ते अंदर ले रहा हो। अब सरकारी निरीक्षकों ने उन पूरी कतारों को सील करना शुरू कर दिया है। शहर की आपातकालीन टीमों ने पर्यावरण को बचाने के लिए इन हजारों महंगी गाड़ियों के चेसिस को काटकर उन्हें रिसाइकल करने का एक प्रस्ताव दिया है,
ताकि इस भयानक कचरे से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और कच्ची धातुओं को बचाया जा सके। अगर इस योजना को मंजूरी मिलती है तो इससे लगभग 400 तकनीकी नौकरियां पैदा होंगी, जो कि नौकरी गंवाने वाले हजारों लोगों की तुलना में बहुत कम है। संकट केवल यही नहीं रुका। स्पेयर पार्ट्स के 3 बड़े वितरकों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है, जिससे जरूरी कलपुर्जों की 35% की कमी हो गई है और मैकेनिकों को महीनों तक उन पार्ट्स का इंतजार करना पड़ता है जो कभी आते ही नहीं हैं। अगर आप और मैं इस कानूनी पचड़े को करीब से समझने की कोशिश करें तो अनुच्छेद 13 धारा 5 के तहत लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों ने कर्ज न चुका पाने वाले लगभग 12% विदेशी नागरिकों को एक कानूनी चक्रव्यूह में फंसा दिया है, जिससे उड़ानों के बीच ही लगभग 20 करोड़ पाउंड की संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं। कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पूरा सिस्टम इस वक्त पूरी तरह ठप पड़ चुका है। गाड़ियां, उनके मालिक और पूंजी सब इस टूटते हुए आर्थिक जाल में फंस कर रह गए हैं। साल 2026 की शुरुआत से ही अबू धाबी में लग्जरी कारों के रजिस्ट्रेशन में 12% की बढ़ोतरी देखी गई है। सऊदी अरब के रियाद और जेद्दा में 2 नए आलीशान सुपरकार हब खुल चुके हैं, जो अमीर खरीदारों को दुबई से दूर खींच रहे हैं। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर कभी शान दिखाने का जरिया रहा दुबई फ्लेक्स भी पूरी तरह से दम तोड़ चुका है और इसका इस्तेमाल अब 68% तक कम हो गया है। नीति विश्लेषक फातिमा के आर्थिक मॉडल के अनुसार इस तबाही से निपटने के लिए 3 मुख्य रास्ते सामने आते हैं। पहला रास्ता साल 2029 तक आंशिक सुधार का है। दूसरा रास्ता यह है कि दुबई अपने सुपरकार के ताज को पड़ोसी देशों को सौंप दे। तीसरा रास्ता यह है कि 5 अरब पाउंड की ये महंगी गाड़ियां ऐसी लावारिस संपत्ति बनकर रह जाएं जिन पर किसी का नियंत्रण न हो। इनमें से हर रास्ते में अपने बड़े जोखिम हैं और किसी भी रास्ते में पुराने अच्छे दिनों की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। दिखावे के दम पर खड़ी इस शहर की पहचान अब संकट का सामना कर रही है। पृष्ठभूमि में अहमद खामोश हैं, शोरूम की बत्तियां टिमटिमा रही हैं और सवाल आज भी खड़ा है कि क्या ये महज एक ठहराव है या किसी भयानक अंत की शुरुआत। आज 25,000 लावारिस गाड़ियां और 3.5 अरब पाउंड का डूबा कर्ज केवल कारों की बर्बादी नहीं, बल्कि खतरे की घंटी है। नए वाहनों की बिक्री में आई 92% की भारी गिरावट और पुराने बाजारों में 65% की मंदी साफ इशारा करती है कि इस देश की अर्थव्यवस्था कर्ज के जानलेवा बोझ तले दब चुकी है। विदेशी नागरिकों का तेजी से पलायन और घटता हुआ भरोसा इस बात का सबूत है कि खतरा बहुत बड़ा है। अब सवाल ये नहीं है कि यह कर्ज का सिस्टम कब झुकेगा, बल्कि सवाल यह है कि यह पूरी तरह से कब तबाह हो जाएगा। दुबई का भविष्य अब पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि क्या आप और मैं इन आर्थिक चेतावनियों को समय रहते गंभीरता से लेते हैं या फिर इन्हें यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। इस गहरे संकट के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि ये केवल गाड़ियों का नहीं बल्कि एक पूरी अर्थव्यवस्था के ढहने की दास्तान है।